Hey everyone, today we are back with our new video in which we will discuss about biology chapter 1 sexual reproduction in flowering plant, and in this video we will cover the topic pre-fertilization, structures and events. So let's get started guys, and here's a topic number 2, pre-fertilization, structures and events. Much before the actual flower is seen on the plant, decision that the plant is going to be flower has taken place. अब जो एक्चुअल फ्लावर बनता है उससे पहले प्लांट जो है वो डिसीजन लेता है कि भाई जो प्लांट है वो मैच्योर फ्लावर बनने वाला है. Several hormones and structural changes are initiated which leads to the differentiation and further development of the floral primordium. अब कुछ चेंजेस होते हैं लाइक हार्मोनल स्ट्रक्चरल चेंजेस जो कि इनिशिएट करता है कि भाई हाँ अब ये फ्लावर बनने की कगार पे है. फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्रिमोडियम, और प्रिमोडियम की भी डेवलपमेंट होती है. इन्फ्लोरेंसेस आर फॉर्म्ड विच बियर्स द फ्लोरल buds and then the flowers. In the flower the male and the female reproductive structures are androecium and gynoecium. तो androecium जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और गाइनोशियम जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. यू वुड रिकलेक्ट द एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ बोथ द स्टेमन रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड गाइनोशियम रिप्रेजेंट फीमेल. अभी बताया कि जो मेल है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एंड्रोशियम और जो गाइनोशियम है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. सो now we will discuss its first topic, which is stamen, microsporangium and pollen grain. In figure 1.2a show two parts a typical stamen, long cylindrical stalk called filament, and terminal generally bilobed structure called anther. अब यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर दिया गया है दिस स्ट्रक्चर दिस वन, ये क्या बता रही है? ये स्ट्रक्चर किसका है? स्टेमन का. अब स्टेमन कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट. तो ये जो लंबी सी हमें स्ट्रोक दिखाई दे रही है ये क्या है? अपनी फिलामेंट एंड दिस ये जो ऊपर वोल सा स्ट्रक्चर है विच इज़ नोन एज एंथर. अब आपको दिखाई दे होगा ये दो पेंसिल लेकर आते हैं पहले. एक स्ट्रक्चर ये है और एक स्ट्रक्चर ये है. ये बायलोब्ड स्ट्रक्चर होता है. हम आगे पढ़ते हैं. द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू थैलेमस और द पेटल द फ्लावर. अब जो एंड है फिलामेंट का वो किससे कनेक्टेड है? विद अ स्ट्रक्चर ऑफ थैलेमस विच इज नोन एज, ये जो हमने सर्कल लगाया है ये है थैलेमस. द नंबर एंड द लेंथ ऑफ स्टेमन्स आर वेरिएबल इन फ्लावर एंड डिफरेंट शेप. अब जो लेंथ होती है स्टेमन की वो वेरिएबल होती है इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स of different species. If you were to collect a stamen from each of the 10 flowers, each from a different species, arrange them in a slide, you would be able to appreciate a large variation in size seen in nature. Careful observation of each stamen under dissecting microscope and making neat diagram would illustrate the range in shape and attachment of the anther इन डिफरेंट स्पीशीज़. तो इसमें क्या कहा गया है कि भाई अलग अलग फ्लावर के अलग अलग स्पीशीज़ में से आप उठा के लाओ एंथर को और उसको स्लाइड प्रिपेयर करो उसके, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखो तो यू वुड सी भाई उसकी प्रॉपर शेप, उसकी साइज़ सब कुछ दिखाई देगा और आप उसका एक डायग्राम बनाओ. सेकेंड पैराग्राफ, अ टाइपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड. तो हम मैंने अभी बताया कि जो एंजियोस्पर्म होता है वो बाइलोब्ड होता है. तो देखो एक हो गया ये वाला and second one is this. okay, each lobe having two thick are dioecious. अब ये बात आ गई एंथर की. एंथर जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. देखो पहला पार्ट हो गया अपना ये वाला एंड द सेकेंड वन होता है, लेट्स चेंज द कलर गाइस, एंड द सेकेंड जो होता है वो ये वाला होता है. ये तो दिखाई नहीं दे रहा, पिंक लेते हैं चलो. तो ये वाला, एक ये वाला ब्लू वाला और एक पिंक वाला, दो है. उनमें अब आपको दो दो सर्कल दिखाई दे रहे होंगे. वो जो सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं थीका, और आपको दिखाई दे रहा होगा डायहीशियस है. ओके,
ऑफन द लॉन्गिट्यूडनल ग्रोन रंग लेंथ वाइज सेपरेटिंग होता थीका। अब जो ये आपको ये लंबी सी ये लाइन दिख रही है, ये जो लाइन है ये जो ये लॉन्गिट्यूडली ग्रूव करती है और थीका को सेपरेट कर रही है। अब यहाँ भी देख सकते हो, ये देखो, ये देखो यहाँ पे ये डिवाइड कर रही है थीका को इनटू टू पार्ट्स, राइट। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप ऑफ टिश्यूज एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन। द टाइम ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन एंथर, और ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं एंथर का। जो बाइलोब नेचर है एंथर का वो बहुत डिस्टिंक्ट है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर। एंथर जो है वो 4 साइडेड है विच इज नोन एज टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। अब एंथर देखो, पहली साइड ये हो गई, एक सेकेंड, पहली साइड तो अपनी ये वाली हो गई, ठीक है। सेकेंड साइड ये वाली हो गई, ठीक है। थर्ड अपनी ये वाली हो गई एंड द फोर्थ वन ये वाली हो गई। तो कितने साइड हो गए? 4 साइडेड विच इज नोन एज टेट्रागोनल, राइट। कंसिस्टिंग 4 एंजियोस्पर्म। अब बोलते हैं ना कि भाई अब इन 4 थीका में अब आपको ये गोले गोले जो दिख रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। लोकेटेड इन द कॉर्नर्स 2 इन द ईच लोब। हर एक लोब में 2 होते हैं, ठीक है। द माइक्रोस्पोरेंजियम स्पोरेंजिया डेवलप्स फर्दर इन बिकम पोलन सैक। अब जो ये गोले गोले हैं माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होते हैं फर्दर और पोलन सैक बनते हैं विच एक्सटेंडली लॉन्गिट्यूडनल ऑल द लेंथ ऑफ द एंथर एंड आर पैक्ड विद द पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन से पैक हो जाते हैं। तो अभी हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं किसका? माइक्रोस्पोरेंजियम का। इन ट्रांसवर्स सेक्शन टाइपिकल एंजियोस्पर्म अपीयर नियर सर्कुलर आउटलाइन। तो हमने देख लिया कि वही सर्कुलर आउटलाइन में देखो, ये सर्कुलर आउटलाइन है, इरेज कर देते हैं इसको, होता इरेज। ये सर्कुलर आउटलाइन है आपकी, राइट। ये सर्कुलर आउटलाइन हो गई। इसके कोने कोने पे मिलते हैं, इसके कोने कोने पे मिलते हैं अपने माइक्रोस्पोरेंजियम। जनरली ये जो होते हैं सराउंडेड होते हैं 4 वॉल स्ट्रक्चर से, जिससे हम अब 4 वॉल है, बी दिखेगा 13(1) पार्ट में। ये देखो 4 लेयर होंगी। पहली लेयर, फिर ये हो गई अपनी सेकेंड वाली, देन इट्स थर्ड, पहली ये हो गई, राइट, एंड फोर्थ ये वाली हो गई। तो 4 लेयर हैं अपनी। अब ये पेंसिल कितनी स्लो मूव करती है ना, सब कुछ करना पड़ेगा गाइस। तो पहले का लेयर का नाम है एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम। अब जो आउटर 3 लेयर है वो परफॉर्म करती है फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन का फंक्शन वो परफॉर्म करती है। एंड जो इनरमोस्ट लेयर है टैपेटम, वो नरिश करती है पोलन ग्रेन को, राइट। सेल ऑफ द टैपेटम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म, और जनरली उसके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। टैपेटम के पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, प्लस नरिश करता है ये पोलन ग्रेन को, राइट। डू यू थिंक हैव टैपेटम सेल बिकम बाय न्यूक्लिएटेड? अब ये आंसर खुद को देना है आप लोगों को। तो एंथर यंग हो जाता है, जब एंथर अपना यंग होता है तो ग्रुप ऑफ कंपैक्टली अरेंज होमोजीनियस सेल्स जो होते हैं, जिसे हम कहते हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू, ऑक्यूपाइड होते हैं सेंटर पे। ओके, कहाँ पे ऑक्यूपाइड होते हैं? सेंटर पे। किसके सेंटर पे? माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर पे। अभी पढ़ते हैं जी हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नाउ वी विल स्टडी अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एज द एंथर डेवलप्ड हो जाता है तो सेल्स हो जाते हैं जो स्पोरोजेनस टिश्यू के, वो अंडरगो करते हैं माइटोटिक डिविजन्स को। कौन सी डिवीजन? माइटोटिक डिवीजन, टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। और क्या फॉर्म करते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड्स को ये फॉर्म करते हैं, दैट वुड बी प्लॉइडी। अब माइक्रोस्पोरेंजियम 4 डेवलप होंगे और उनकी प्लॉइडी क्या होगी? हर एक की प्लॉइडी जो होगी वो हैप्लॉइड होंगी।
तो मीन्स टू से यहाँ पे हमारा n हो जाएगा, जो प्लॉइडी है वो n क्या बन गया ये, मतलब उसकी प्लॉइडी जो होगी वो होगी n, राइट। As each cell of the sporogenous tissue is capable of give rise to microspore tetrad, और हर एक सेल होता है स्पोरोजेनस टिश्यू का, वो गिव राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड्स, मतलब वो 4 माइक्रोस्पोर को राइज कर सकता है। एंड ईच वन इज द पोटेंशियल पोलन एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द पोलन मदर सेल। अब जो फॉर्मेशन होता है माइक्रोस्पोर का पोलन मदर सेल से मियोसिस के थ्रू, वो हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं और अरेंज होते हैं क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स में, अरेंज इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल, जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। ओके, अब देखो 4 लेयर हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी लेयर। So you can see the 4 layer structure, right? As the anther mature and dehydrate, the microspore dissociate into each other and develop into pollen grain. अब जो एंथर होता है वो मैच्योर हो जाता है और डिहाइड्रेट मतलब पानी सूख जाता है, तो क्या होता है, जो माइक्रोस्पोर है वो डिसोशिएट होते हैं फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से डिसोशिएट होते हैं और डेवलप अप हो जाते हैं पोलन ग्रेन में। ओके, inside each sporangium 7,000 microspores and pollen grains are formed and released with the diastasis of anther. अब पढ़ते हैं जी पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन जो होता है रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट, राइट। इफ़ यू टच द ओपन्ड एंथर ऑफ हिबिस्कस, तो आपको एक येलोइश पाउडरी सब्सटेंस अपनी फिंगर के ऊपर दिखेगा, और जो येलोइश पाउडरी सब्सटेंस है वो क्या है, पोलन ग्रेन, जो कि मेल गैमेटोफाइट है। ओके, स्प्रिंकल दीज ग्रेन्स इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, और आपको ऑब्जर्व करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप एंड यू कैन सी द स्ट्रक्चर, कलर, शेप, साइज, ऑल यू कैन सी अंडर माइक्रोस्कोप। अब पोलन ग्रेन जो होता है वो जनरली स्पेरिकल शेप के होते हैं, मतलब सर्कुलर शेप के होते हैं, और उनका जो डायामीटर होता है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है। अब इसके अंदर 2 लेयर स्ट्रक्चर होता है। अब आउटर लेयर होती है जो कि एक्साइन होती है, जो कि बहुत हार्ड होती है, जो कि बनी होती है स्पोरोपोलिनेन से, जो कि वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है अभी तक का। वो हाई टेम्परेचर, वो भाई स्ट्रॉन्ग एसिड में भी परसिस्ट कर सकता है। उसको अभी तक कोई एंजाइम ऐसा नहीं बना है जो उस स्पोरोपोलिनेन को डिग्रेड कर सके। तो हम बोल सकते हैं एक्साइन जो वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट लेयर है हमारी। अब जो एक्साइन की यहाँ पे होता है, अब छोटा सा एक होल होता है जिसे हम अपर्चर बोलते हैं। उस अपर्चर को हम जनरली बोलते हैं जर्म पोर, जो कि जहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। अब पोलन ग्रेन जाता है वो जो पोलन ग्रेन होता है वो प्रिजर्व हो जाता है एज अ फॉसल्स, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन, जो कि हार्ड है, किसी से डिग्रेड ही नहीं होगी, तो प्रिजर्व ही हो जाएगा। द एक्साइन एग्जिबिट्स फैसिनेटिंग array ऑफ पैटर्न्स एंड डिजाइंस। व्हाट डू थिंक, एक्साइन शुड बी हार्ड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर? ये आंसर आपको खुद को देना है। द इनर वर्ड द पोलन ग्रेन इज, अब जो अंदर वाली लेयर है उसे हम बोलते हैं इंटाइन। आउटर लेयर वी नो एक्साइन एंड इनर लेयर इंटाइन, ठीक है। अब इंटाइन जो होती है वो थिन होती है, कंटिन्यूस लेयर हो जाती है, जो कि किससे बनी होती है, सेल्यूलोज और पैक्टिन। अब यहाँ पे बात याद रखनी है आपको कि एक्साइन आउटर लेयर है, इंटाइन अंदर वाली लेयर है। जो बाहर वाली लेयर है वो स्पोरोपोलिन से बनी होती है, और जो अंदर वाली लेयर है मतलब इंटाइन, वो बनी होती है सेल्यूलोज एंड पैक्टिन से। You all know. अब cytoplasm of pollen grain is surrounded by plasma membrane. When the pollen grain is mature, अब जब pollen grain mature जाता है तो उसके 2 सेल्स कंटेन होते हैं, पहला वेजिटेटिव एंड नेक्स्ट वन इज जेनरेटिव सेल। तो हम इसमें देख सकते हैं जब ये प्रॉपर मैच्योर हो जाता है तो यहाँ पे जो छोटे वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन,
एक सेकेंड गाइस। अब जो छोटे वाला पोर्शन है, ये वाला, ये तो बड़े वाला पोर्शन हो गया, ये बड़े वाला पोर्शन जो है ये है अपना वेजिटेटिव सेल, राइट। और ये छोटे वाला पोर्शन ये है जनरेटिव सेल। अब जो वेजिटेटिव सेल जाता है वो बड़ा है, हम इसको पिक्चर से देख के बता सकते हैं कि वेजिटेटिव सेल बड़ा है एज कम्पेयर टू जनरेटिव सेल, क्योंकि उसमें अबंडेंट फूड रिजर्व है, लार्जली इरेगुलर शेप न्यूक्लियस है। किसमें? जनरेटिव में, सॉरी वेजिटेटिव में। अब जनरेटिव की बात करें जो कि स्मॉल है, वो साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। साइटोप्लाज्म किसका है? वेजिटेटिव का, ओके। अब जो कि ये जो है ये स्पिंडल शेप होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस। अब 60% जो एंजियोस्पर्म हो जाते हैं वो शेड हो जाते हैं 2 सेल स्टेज पे, और जो रिमेनिंग स्पीशीज हो जाती है वो जनरेट करती है, जनरेटिव सेल डिवाइड करता है माइटोटिकली और राइज करता है 2 मेल गैमीट्स को बिफोर जब पोलन ग्रेन शेड कर जाए 3 सेल स्टेज पे। समझ आ रहा है ना क्या कह रहा है ये? कि जो स्पीशीज़ है, जो बाकी के स्पीशीज़ है, वो जनरेटिव सेल को डिवाइड करते हैं माइटोटिकली और राइज करते हैं 2 मेल गैमीट जब तक पोलन ग्रेन शेड कर जाता है 3 सेल स्टेज पे, राइट। अब पोलन ग्रेन जो होता है ऑफ मेनी स्पीशीज सर्व एलर्जीज एंड ब्रॉन्शियल अफेक्शंस इन क्या बोल रही हूँ मैं, एफिलिक्शंस इन सम पीपल ऑफन लीड्स टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी। अब पोलन ग्रेन भाई किसी किसी के लिए वो कहते हैं एलर्जी का काम भी करता है, लाइक क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज, अस्थमा, ब्रोंचिट्स, ये 2 डिसीज़ हम इन्होंने दिए हैं भाई, ये करता है। इट मे मेंशन पार्थेनियम और कैरेट ग्रास केम इनटू इंडिया एज कॉन्टिनेंटल एंड imported wheat has become ambiguous and in occurrence and cause poor energy। जो बाहर से पार्थेनियम और कैरेट ग्रास क्या होता है? अब आप सबने गाजर तो देखी होगी, गाजर का जो ऊपर भाई रहते हैं ना, ये पत्ते पत्ते से रहते हैं, हमारी भाषा में इसको तना बोलते हैं, तना, वो तना, या फिर हम बोलते हैं नरड़ा। कैरेट ग्रास का जो नरड़ा होता है वो होता है कैरेट ग्रास, मतलब कैरेट का जो नरड़ा होता है उसे हम बोलते हैं कैरेट ग्रास। अब आप बताओ आपकी भाषा में कैरेट ग्रास को क्या बोलते हैं? ओके, सो कमेंट सेक्शन भरना चाहिए इससे। पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, पोलन ग्रेन न्यूट्रिएंट्स में बहुत अच्छे होते हैं। अब ये रिसेंट ईयर फैशन बन गया है कि भाई जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं इसको लार्ज नंबर में इसमें इसकी फूड सप्लीमेंट की टैबलेट्स बन रही हैं, किसकी? पोलन ग्रेन की। लाइक यहाँ पे उन्होंने यहाँ पिक्चर्स भी दी हैं, जैसे कि बी पोलन फ्रॉम इंग्लैंड से है जी ये, राइट। ये अपना पोलन प्रोडक्ट्स आ गए, क्रीम वगैरह, शेक आ गया भाई, एक्सट्रैक्ट आ गया, ये सब चीज़। अब ये क्यों कंज्यूम करते हैं? बिकॉज ये क्लेम करता है कि ये इंक्रीज़ करता है परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स और रेस हॉर्सेस, एथलीट्स की और रेस हॉर्सेस की ये इंक्रीज़ करता है परफॉर्मेंस, राइट। When once they are shed, pollen grains have to land on stigma। अब ये एक बार झड़ जाते हैं तो ये स्टिग्मा पे लैंड होने चाहिए जब तक ये अपनी विएबिलिटी लूज़ ना करें। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पोलन ग्रेन रिटेन विएबिलिटी? अब ये वेरिएबल होता है, द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन रिमेन्स वेरिएबल इज हाईली वेरिएबल एंड सम एक्सटेंट डिपेंड्स द प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। इन सम सीरियल्स सच एज राइस एंड वीट, पोलन ग्रेन्स की विएबिलिटी जो होती है वो 30 मिनट्स की होती है। अब राइस में और वीट में जो पोलन ग्रेन की विएबिलिटी होती है वो 30 मिनट्स की होती है। वेरस हम बात करें सोलेनेसी, रोजेनेसी एंड लेग्यूमिन्स की, इनकी विएबिलिटी मंथ्स तक चलती है, ठीक है। अब आपने सुना होगा कि भाई सीमेन को स्टोर कर रहे हैं, स्पर्म को स्टोर कर रहे हैं, ऐसे ही हम पोलन ग्रेन्स को भी हम स्टोर करते हैं, और स्टोर करते हैं बहुत सारे ईयर तक। किस में? लिक्विड नाइट्रोजन में, -196 डिग्री सेल्सियस में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। किस में? -196 डिग्री सेल्सियस में हम इसको स्टोर करते हैं। उन्हें हम बोलते हैं पोलन बैंक्स, जैसे कि हम सीड बैंक बोलते हैं, जहाँ पे सीड रखते हैं हम, यहाँ पे हम पोलन रखते हैं, तो पोलन बैंक्स, राइट। नाउ द नेक्स्ट टॉप पार्ट, सब पार्ट,
द पिस्टल मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियो सैक, राइट। तो गाइनोशियम रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये हम सबको पता है। तो गाइनोशियम कंसिस्ट करता है एक सिंगल पिस्टल। अब सिंगल पिस्टल मतलब मोनोकार्पिलरी, अगर मोर देन वन पिस्टल तो मल्टी कार्पिलरी, ठीक है। अगर देयर आर मोर देन वन पिस्टल, एक पिस्टल से ज़्यादा हो और वो सब फ्यूज्ड हो, तो स्नेक कार्पस, जिसमें स्नेक कार्पस, जो कि फिगर्स 1.7 बी में भी दिखा रखी है। 1.7 बी, या हियर इट इज दिस, फ्यूज्ड हो ये वाली। अब यहाँ से ये देखो फ्यूज दिखाई दे रहा है हमें, तो विच इज नोन एज स्नेक कार्पस, राइट। यू मे बी, अब अगर वो फ्यूज्ड है तो स्नेक कार्पस, और अगर वो फ्री हो तो एपोकार्पस, जो कि हमें थर्ड पार्ट में दिखाई जाएगा इसमें। अब इन सब में जो ये पिस्टल है ये फ्री है, ये वाला पार्ट क्या आपको फ्री दिखाई दे रहा है, ये फ्री है, तो मतलब एपोकार्पस। अब ईच पिस्टल, हर एक पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। अब जो स्टिग्मा होता है वो लैंडिंग पोर्शन होता है किसके लिए, पोलन ग्रेन के लिए। जो स्टाइल होता है वो इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल पार्ट होता है बिनेथ द स्टिग्मा, स्टिग्मा के नीचे। अब ये जो स्टिग्मा के नीचे, ये देखो ये रहा स्टिग्मा, जहाँ पे पोलन ग्रेन आके लैंड करेगा। स्टाइल जो ये लंबा लंबा स्ट्रॉ के नीचे, स्टिग्मा के नीचे है इलोंगेटेड पार्ट। एंड द लास्ट वन इज ओवरी। ओवरी हमारी ये रही ओवरी, जो कि कनेक्टेड होती है किससे, स्टाइल से। ये स्टाइल से ओवरी जो होती है वो कनेक्टेड होती है, राइट। अब जो बेसल बल्ब पार्ट है वो है ओवरी। इनसाइड ओवरी, ओवरी के अंदर क्या होगा, एक ओवेरियन कैविटी हो जाएगी जिसे हम कहते हैं लॉक्यूल। अब जो प्लेजेंटा है इनसाइड द ओवरी कैविटी, अब एक प्लेजेंटा भी होता है इनसाइड द कैविटी ऑफ द ओवरी विच इज, ठीक है, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, विच प्रोवाइड नरिशमेंट, राइट। अब क्लास 11th में ये सब हमने पढ़ चुके हैं, राइट। अराइजिंग टू द प्लेजेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया। अब प्लेजेंटा से हमें अराइज क्या हो रहा है, मेगास्पोरेंजिया, जिसे हम कहते हैं जनरली ओव्यूल, राइट। तो नंबर ऑफ ओव्यूल में भी ऐसे कि वीट, पैडी, मैंगो, इन सब में, अब ये तो एक है ओवरी, अगर ज़्यादा ओवरी है, मोर देन वन ओवरी, हमें किस में पाए जाते हैं, पपाया में, वाटरमेलन में और ऑर्चिड्स में। अब बात करते हैं मेगास्पोरेंजियम का, जिसे हम कहते हैं ओव्यूल। इट इज फेमिलियर ऑफ आवरसेल्फ विद द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रॉपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। द ओव्यूल इज वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू प्लेजेंटा बाय द मीन ऑफ स्टॉक कॉल्ड फॉनिकल। अब ये देखो, अब ये हमारा ओवरी है, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये अपना 4th पार्ट जो है ये, अब इसको कलर चेंज कर देते हैं, लेट इट बी ग्रीन ना ब्लू, राइट। तो ये जो हमारा लास्ट है डायग्राम, ये है अपना ओव्यूल। ओव्यूल में देखो फनिकल, फनिकल जो है, अब ये जो पार्ट है फनिकल, ये फनिकल प्लेजेंटा से कनेक्टेड होता है, ठीक है, बाय द मीन ऑफ स्ट्रॉक। जो बॉडी होती है ओव्यूल की वो फ्यूज होती है फनिकल से, हम कहते हैं हीलियम। अब जो बॉडी ऑफ हीलियम और फनिकल ना सॉरी हमारी प्लेजेंटा के और फनिकल की अटैच होती है, उसे हम बोलते हैं हीलियम, राइट। थस द हीलियम रिप्रेजेंट जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फनिकल। तो हीलियम जो है वो जंक्शन है ओव्यूल का और फनिकल का। अब हर एक ओव्यूल के पास 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं इंटीग्यूमेंट्स। एक इनर इंटीग्यूमेंट्स होता है, एक आउटर इंटीग्यूमेंट्स होता है, जो कि बस काम करता है किसका, प्रोटेक्शन का, जो कि काम करता है प्रोटेक्शन का। और नीचे जो स्मॉल ओपनिंग होती है, यू कैन सी, अब यहाँ पे कवरिंग नहीं है, कि यहाँ पे कवरिंग नहीं है, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है, जहाँ पे कवरिंग नहीं होती। और जो अपोजिट टू माइक्रोपाइलर एंड होता है वो चेजिंग एंड होता है, जो कि बेसल ओवरी को रिप्रेजेंट करता है। ये देखो यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड आ गया, तो ये जो एंड है ये होता है चेलाजल एंड, ओके, जो कि बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल को ये रिप्रेजेंट करता है।
Enclosed within the incubants has mass of cells known as nucellus, and the cells of nucellus are abundant food reserve located in the nucellus, the embryo and the female gametophyte. And ovule generally has single embryo sac form from megaspore. अब ये देखो, इंटरक्यूमेंट्स के अंदर एक बाई मास है सेल्स का, इस सेल्स के मास को हम क्या बोलते हैं, विच इज नोन एज न्यूसेलस, राइट। अब बात करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस की। मेगास्पोरोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल्स। इन्हें हम कहते हैं, जो प्रोसेस होता है मेगास्पोर से, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर्स बनाते हैं, उसे हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट होता है सिंगल मेगास्पोर मदर सेल्स में, माइक्रोपाइलर एंड में, ठीक है। इन द न्यूसेलस में, जो कि लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। अब मेगास्पोर मदर सेल्स अंडरगो करती है माइटोटिक डिवीजन, जहाँ, ठीक है। अब अगला ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एमएमसी अंडरगोइंग मायोसिस। मायोसिस रिजल्ट करती है, अगर मायोसिस हो जाए तो उसमें प्रोड्यूस क्या होता है, 4 मेगास्पोर होते हैं, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट की बात करें, फीमेल गैमेटोफाइट मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में मेगास्पोर जो होता है वो फंक्शनल होता है, वाइल अब एक मेगास्पोर फंक्शनल होता है और बाकी की जो 3 मेगास्पोर होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं। वन ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर जाते हैं, जो फंक्शनल मेगास्पोर होते हैं, जो जिसे हम वो डेवलप हो जाता है फीमेल गैमेटोफाइट मतलब एम्ब्रियो में। और जो ये मेथड है एम्ब्रियोसैक का, ये सिंगल मेगास्पोर है, जिसे हम टर्म होते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अप्लॉइडी क्या होती है न्यूसेलस की, एमएमसी की, फंक्शनल मेगास्पोर की और फीमेल गैमेटोफाइट। ये आपको आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है, ओके। Let us study about the formation of embryo sac in detail in figure 1.8b. The nucleus of the functional megaspore divide mitotically, divide करता है, form करता है और ये move करता है opposite poles में। Let me see, देखो opposite poles की तरफ ये भाग चुका है। एक सेकेंड गाइस, ये देखो अभी क्या हो रहा है, ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ भाग रहा है, राइट। अपोजिट पोल्स की तरफ ये भाग रहा है एंड अब उसके बाद ये फिर माइटोटिक डिवीजन करता है, जिसमें रिजल्टिंग क्या होता है, 4 न्यूक्लिएट्स निकलते हैं, वो फिर 2 ऊपर 2 नीचे, ये देखो 2 ऊपर 2 नीचे, फिर ये डिवाइड माइटोटिकली करते हैं, फिर 4 ऊपर 4 नीचे चले जाते हैं। उसके बाद ये क्या होता है, यहाँ पे 8 न्यूक्लिएटेड हो गए हैं, यहाँ पे ये 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज आ गया अपनी ये वाली, ठीक है। इन इंटरेस्ट नोट द माइटोटिक डिविजन्स जो होते हैं वो स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर होते हैं। न्यूक्लियर डिविजन्स आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय द सेल डिविजन। आफ्टर 8 सेल स्टेज जो सेल वॉल जाती है वो लेट डाउन जाती है, मतलब सेल वॉल जो होती है वो गिर जाती है, और जो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है और एम्ब्रियो में ये लीड करता है। अब 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई जो है वो सराउंडेड करते हैं 8 सेल वॉल से। अब जो हमारे 8 न्यूक्लियाई बन चुके थे, ये देखो ये यहाँ पे हमारे 8 न्यूक्लियस बन गए हैं, 8 बन गए, 8 में से 6 की पेज हो जाती है, देखो 3 तो ये और 3 ये, यहाँ पे सेल वॉल होती है, लेकिन बीच वाले जो 2 होते हैं उन पे सेल वॉल अपनी प्रोटेक्शन नहीं कवर करती, ठीक है। अब जो बीच के 2 बचे उन्हें बोलते हैं सेंट्रल सेल्स। These are the characteristic, they are the characteristic distribution of the cells within the embryo sac। 3 जो cells होते हैं ग्रुप रहते हैं टुगेदर, ग्रुप रहते हैं माइक्रोपाइलर एंड पे और कंस्टिट्यूट करते हैं एग apparatus, राइट। एग apparatus होते हैं कंस्टिट्यूट 2 synergids होते हैं और 1 egg cell होता है। अब synergids जो जाते हैं वो स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होती है माइक्रोपाइलर एंड पे, जिसे हम कहते हैं स्फिलिफम apparatus which plays important role in the guiding the pollen tube the synergids। अब देखो यहाँ पे क्या बात है हमारी, ये ऊपर synergids हो गए, 2 synergids हो गए, एक सेकेंड लेट मी रीज दिस, लेट्स चेंज द कलर गाइस।
रेड करते हैं यहाँ। अब ये देखो, अब जो ये वाला है और हमारा ये वाला पोलन है, पोलर न्यूक्लियाई है, दो सिनर्जिड्स हैं, ये दोनों सेल वॉल में है, लेकिन जो बचा एक ये है हमारा एग apparatus। बीच में हमारा ये देखो चिलेजल एंड पे हमारे 3 आ गए, राइट। अब बीच में जो 2 पोलर न्यूक्लियाई जिसे हम कहते हैं, ये सेल वॉल जिस पे नहीं होती, इसे हम कहते हैं सेंट्रल सेल। एंड जो लास्ट माइक्लोपाइलर एंड पे होता है, यहाँ पे ये बनते हैं 2 सिनर्जिड्स और एक एग सेल, और ये हमारा एग सेल हो गया, राइट। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में फिलिफम अपैरेटस होते हैं जो कि गाइड करते हैं पोलन ट्यूब को, कि भाई वो पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं। अब जो 3 सेल्स जाते हैं चेलेजल एंड पे, जिसे हम कहते हैं एंटीपोडल्स। अब जो हमने ऊपर 3 सेल्स दिखाए जिसे हम कहते हैं एंटीपोडल्स, ठीक है, ये जो 3 सेल्स है ये हम क्या कहते हैं, एंटीपोडल्स, राइट। और जो लार्ज सेंट्रल सेल मेंशन अर्लियर, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं सेंट्रल सेल में। अब इससे इस स्टेज को हम बोलते हैं 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल। देखो 8 न्यूक्लियस थे लेकिन सेल 7 हैं। अभी समझ में आया ये सब कहानी जो मैंने अभी तक आपको बताई। सो it's that for or today, that is all for today guys, and bye bye, hope you will good, and please like our videos and share with your friends and subscribe our channel, hit the bell icon, and bye bye.